लोग डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। स्टेबिलिटी डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चलो ठीक है, ये केस हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल कितना आता है? P क्रॉस E, राइट। मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो P sin थीटा, where theta is the angle between electric field and dipole moment, राइट। चलो हाँ, और यहाँ से हम लोग इसके ओरिएंटेशन के बारे में पढ़े थे कि दो तरह का स्टेबिलिटी होगा, राइट। एक स्टेबल और एक अनस्टेबल, ठीक है। दो तरह का ओरिएंटेशन स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसमें डाइपोल रखा हुआ है, ठीक, ठीक है। एक केस ये था, ठीक है, ठीक, सॉरी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिए थे, राइट। जब ये डाइपोल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये पी वेक्टर, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे है केस फर्स्ट हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, केस फर्स्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री कहने का मतलब क्या? दिस इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, राइट। यानी ये पैरेलल हो गया, तो ये कौन सा स्टेबिलिटी होता था? यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात देखते थे, दो चीज, हाँ, एफ नेट भी 0 होता था और टॉर्क नेट भी 0। ये क्या कंडीशन शो करता है? जब दोनों 0 हो इसका मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक कहने का मतलब ट्रांसलेशनल एलवेज रोटेशनल, राइट, दोनों इक्विलिब्रियम हो गया। अब इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कौन सा नेचर का है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते थे, राइट, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करते थे थीटा। तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा और ये फिर अपने मीन पोजीशन की तरफ रोटेट करेगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ से हम लोग को पता चलता था स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, राइट। और एक था केस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता था, ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता था? अनस्टेबल, अनस्टेबल, राइट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। अब देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो आगे क्या कोई स्टोरी बन पाएगा? नहीं, ठीक। स्टेबल में हम लोग क्वेश्चन करते थे एसएचएम टाइप, क्योंकि देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, राइट, ऐसे, फिर इधर थोड़ा सा इनर्शिया की वजह से फिर इधर चलेगा, तो फिर ये इधर भागेगा, यानी देखो इसमें ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन होने लगेगा। क्या एसएचएम टाइप का रख लेना, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे इस केस में एसएचएम टाइप आ जाता है, एसएचएम ऑक्सीलेशन आने लगता है, राइट। और जब एसएचएम आता है तो यहाँ पे हम लोग फिर टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करने लगते हैं, ठीक। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। आगे चले, ये चीज बता चुके थे, राइट, ठीक। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, एक डाइपोल को रखा गया है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है। ई क्या होगा? यूनिफॉर्म, ठीक। और इसमें डाइपोल को रखा गया है, ठीक है, राइट, थीटा डिग्री पे, ठीक है। यहाँ से एक डाइपोल है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है, पी, ठीक। और यहाँ से इसको पकड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन क्या है सुनो, इफ डाइपोल इज slightly rotated and released रोटेट एंड रिलीज करने का मतलब ऐसे थोड़ा सा मान लो यहाँ पे था, ठीक है, समझो समझो इनिशियली जो था डाइपोल, सपोज कर लो कि ये एकदम पैरेलल था, राइट, ठीक है, इनिशियल। अब इस डाइपोल को क्या किया, ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिए, ठीक, ऐसे घुमा दिए, यहाँ से यहाँ ला दिए, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा थीटा रोटेट कर दिए, उसके बाद छोड़ दिए,
ठीक, यानी थीटा रोटेट करके छोड़ दिए डायपोल को। ठीक है, तो अब बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। इस ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आया। पहले इनिशियली डाइपोल जो था ऐसे था, ठीक, यानी थीटा इक्वल टू 0 था। ठीक है, इनिशियल केस में था। अब इनिशियल की बात करते हैं तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था, यानी पैरेलल रखा हुआ था, पैरेलल। उसके बाद क्या कि इसको पकड़े डाइपोल को ऐसे थोड़ा सा, थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, थीटा वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, और इसको छोड़ दें, यहाँ पे आके क्या कि इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक, रिलीज, यहाँ से हम इसको रिलीज कर देते हैं। तो फिर ये क्या होगा, इधर आना चाहेगा। ठीक, फिर इनर्शिया की वजह से कुछ इधर आ जाएगा। अब जैसे ही इधर आएगा तो फिर ये अब इधर जाना चाहेगा। ठीक, फिर इनर्शिया की वजह से इधर जाना चाहेगा, यानी ये इस तरह का ऑक्सीलेशन शो करेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, राइट। आवाज आ रही है, ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो टाइम पीरियड निकाल दो। और देखो ये डाइपोल है, समझ यहाँ पे अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस क्यू, और जिसका मास एम। ये एरो की तरफ कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू, जिसका मास एम। और डाइपोल का लेंथ क्या है, एल। ठीक है, एल विद द लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक, ये दे रखा है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, जो डाइपोल है, डाइपोल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। डाइपोल पी जो है क्यू इंटू एल। ठीक, इसका मतलब चार्ज क्या है, क्यू है, लेंथ ऑफ डाइपोल क्या है, एल, और दोनों चार्ज का मास एम एम है। ठीक है, देखो सिंपल है, इसमें किस तरह का इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल। डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिख देते हैं, रोटेशनल, राइट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। हम्म, देखो जी, यहाँ पे हम लोग जी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ जी। हाँ, निग्लेक्ट द जी। जी का इफेक्ट जब तक क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोस्टैट को क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहे तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ जी। देखो इस तरह के केस में हम लोग बताए थे, टाइम पीरियड के लिए टर्क निकालो, उसको माइनस सी थीटा से कंपेयर करो, यहाँ से सी निकालो, यहाँ से टाइम बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, वेयर आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और किसके अबाउट लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अबाउट रोटेट करता है। हाँ, सेंटर ऑफ मास, आई जो होता है अबाउट सी ओ एम, अबाउट COM, which is parallel to COM axis, which is parallel to टर्क वेक्टर। ठीक है, टर्क के वेक्टर में जो पैरेलल होगा उस वाले एक्सिस के अबाउट लेते हैं। देखो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टर्क। अब टर्क सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही रहा कि कैलकुलेशन ऑफ टर्क। बता चुके हैं कि टर्क जो होता है पी साइन थीटा होता है, राइट। देखो पी ई यही होता है। अब एक बात बताओ, चलो समझो इस बात को, ठीक है, समझना। देखो जैसे ही यहाँ पे गया, ठीक, यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो इसमें अब देखो क्या होगा, टर्क हम डिस्प्लेस इधर किए, राइट, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से हो रहा है ना, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इधर आ जा रहा है। इसका मतलब क्या, टर्क का डायरेक्शन ये अपोजिट लग रहा है, राइट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में लग रहा है। यानी इस टर्क को कौन सा टर्क बोल देंगे, क्या रिस्टोरिंग टर्क बोल दें,
क्या करना चाह रहा है, इसको अपने पोजीशन पे, फिर इसी टर्क की वजह से ना आ रहा है नीचे डाइपोल, रिस्टोरिंग टर्क हो गया। तो अगर हम टर्क रिस्टोरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो लेते हैं सी थीटा में, ये एक्चुअल में कौन सा टर्क होता है, रीस्टोरिंग टर्क होता है, ठीक है। एक्चुअल में यह जिसकी, इसीलिए यहाँ पर माइनस, माइनस साइन का मतलब ये होगा कि रिस्टोर करने वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको हम लोग टर्क को क्या लिख सकते हैं, माइनस पीई साइन थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं, कि क्यों माइनस लगाए, क्योंकि यहाँ पे अपने पोजीशन पे, इसके मीन पोजीशन पे लाने के लिए कौन सा टर्क रिस्पॉन्सिबल है, इधर वाला या इधर वाला, रीस्टोरिंग यानी अपोजिट वाला रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो अपोजिट वाला माइनस लगा दिए, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। बताए होंगे कितना डिग्री थीटा स्मॉल लेते हैं, ठीक है। बहुत स्मॉल थीटा है, थीटा वेरी स्मॉल होगा, तो जो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखो टर्म को लिख सकते हैं माइनस पीई थीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग को कंपेयर करना था टर्म को सी थीटा से, माइनस सी थीटा से। तो देखो सी बराबर क्या आ गया, पीई, एक तो आ गया। अब आई निकालते हैं, आई फॉर आई, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो जो डाइपोल था मेरा कुछ इस तरह का है डाइपोल, ठीक, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और जो एक्सिस होगा कुछ एस, इसके यहाँ वाला होगा सेंटर वाला, यहाँ पे एम है और ये भी यहाँ पे भी एम है। और ये देखो ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आई। तो ये कितना हो जाएगा, एल बाई टू, एल बाई टू। तो अगर हम आई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई टू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, एक सेकेंड, हेलो, आधा घंटे में हम आते हैं, हम ही आते हैं, हाँ ठीक, ठीक है अपना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बाई टू। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। पुट कर दो 2 पाई अंडर रूट आई, आई की जगह क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाई टू, और सी की जगह पीई। इसी द टाइम पीरियड, आंसर किस में हो जाएगा, सेकेंड में, राइट। एकदम सिंपल होता है, ठीक है। अब P को देखो, P को तुम लिखना चाहते हो, P बराबर Q इंटू एल, पुट कर दो, क्योंकि हम लोग Q इंटू Q और L के टर्म में निकालना था, Q दिया है P नहीं, पुट कर दो 2 पाई अंडर रूट ml स्क्वायर बाई 2QLE, एक एल से एक एल कैंसिल, राइट। तो क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट ml बाई 2QE। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, राइट। देखो जहां भी स्टेबिलिटी में आएगा, ध्यान रहना है स्टेबिलिटी की जहां भी बात है, अगर ये स्टेबल हो गया तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ से एसएचएम आएगा। और एसएचएम आना चाहिए तो तुमको दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहला एक तो उस बॉडी पे एफ नेट निकालना, दूसरा टर्क नेट निकालना, ठीक। और ये दोनों जो होता है रीस्टोरिंग नेचर वाला होता है, मतलब अपोजिट, ठीक है। जो भी निकालेंगे उसका अपोजिट लेंगे, दोनों रीस्टोरिंग नेचर का, ठीक। बस ये दोनों आना चाहिए, क्योंकि ये लिनियर में यूज हो जाएगा, ये रोटेशनल में यूज हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रहे, राइट। हो गया, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया ना, कि ऑक्सीलेशन यानी देखो, जब भी डाइपोल में कहीं भी एकदम ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी है तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि स्टेबिलिटी है तो दो तरह का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबल, क्योंकि जहां जहां स्टेबल होता है चाहे वो कैसा भी प्रॉब्लम हो, ठीक है,
कहीं भी दे सकता है, चाहे तुम्हारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कोई भी चैप्टर में दे सकता है, राइट। एसएचएम और एसएचएम में यही दो चीज कैलकुलेशन आना चाहिए, एफनेट और टर्कनेट। तो एफनेट हम लोग पूरे किनेमैटिक्स ये मतलब रोटेशनल को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन में हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करना सीखे हैं, टर्कनेट रोटेशनल में सीखे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आना चाहिए। और तीसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने आना चाहिए, बस, ठीक है। चलो आगे चले, ठीक है। एक एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, राइट, लास्ट कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। हो गया क्या? हाँ, माइनस सी पी, ये वाला, एक सेकेंड, ये, हाँ ये टर्क देखो, ये माइनस इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि यहाँ पे जो टर्क होता है ना, रीस्टोरिंग नेचर का होता है, राइट। रीस्टोर करता है, मतलब एक्चुअल में टर्क इधर जा रहा है, लगाते इधर है फोर्स, लेकिन खुद के जैसे ही छोड़ते हैं तो इधर आ जाता है। तो देखो जो हम लोग किए डिस्प्लेसमेंट इधर किए, लेकिन आ इधर रहा है, तो क्या उल्टा हो रहा है ना, निगेटिव, इसलिए निगेटिव देते हैं। निगेटिव का मतलब रीस्टोर करना। अगर ये इधर नहीं लगता तो अपने मीन पोजीशन पे ये नहीं ना आता, ये रिटर्न होकर यहाँ पे नहीं ना आता, इसलिए निगेटिव लगा देते हैं, राइट। चलो आगे चले। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब देखो वही कंसेप्ट हम लोग जो भी अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, राइट। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं वही होता है। ये एक्चुअल में होता क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? जो हम वर्क करते हैं, ठीक है, हाँ, जो हम लोग वर्क डन करते हैं बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट, यही बताए थे ना। वही किस में स्टोर रहता है? स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफिनेशन कहीं चेंज नहीं है, राइट। अब देखो वहां पे हम लोग चार्ज को घुमा के लेके आते थे, अब यहाँ पे कौन किसको ले जाएंगे? डाइपोल को घुमाएंगे, राइट। तो सेम चीज, मान लो डाइपोल इनिशियली, सपोज करो डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से थीटा एंगल पे था, ठीक है। मान लो ये थीटा इनिशियल बनाया, थीटा इनिशियल। अब क्या किए, इस डाइपोल को, देखो रेड वाला डाइपोल है पी, ठीक, इस डाइपोल को अब क्या किए हम, हॉरिजॉन्टल से थीटा 2 एंगल पे कर दिए, राइट, थीटा 2 एंगल पे कर दिए, ठीक है। अब ये थीटा 2 एंगल मतलब थीटा फाइनल कर दिए, राइट। तो देखो अब डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, दिस इज पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 2। 1 से 2 पे ले जाने के लिए, देखो 1 से 2 पे ले जाने के लिए क्या वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है यूनिफॉर्म है। अब क्यों वर्क डन करना पड़ेगा ये समझो। देखो इस डाइपोल की बात करते हैं, इस डाइपोल पे फोर्स किधर लगेगा? क्या इसके तरफ फोर्स लगेगा? लगेगा कि नहीं? क्योंकि एरो की तरफ पॉजिटिव होता है। देखो डाइपोल में जिधर एरो रहता है उधर प्लस क्यू होता है, और जिधर टेल रहता है उधर माइनस क्यू होता है, राइट। अब देखो फोर्स इधर लगेगा, यानी ये डाइपोल इधर आना चाहेगा, लेकिन हम लोग किधर लेके जा रहे हैं? इसको उल्टा लेके जा रहे हैं। तो क्या हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। जो वर्क डन थीटा 1 से, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक सिंपली लिख देते हैं, ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा वह इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी पी होगा, राइट। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, ठीक है, रोटेशनल वर्क डन तुम लोग को बताए थे। चलो
अगर घुमा के काम करना है मतलब रोटेशनल वर्क डन करना है तो क्या होता था डी डब्ल्यू, तुम लोग को लिखवाए हैं, ये होता था इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा, बताए थे टॉ डी थीटा रोटेशनल वर्क डन। हाँ ठीक, ये चीज ठीक। अब देखो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बहुत तेजी से घुमाते हैं कि धीरे धीरे ले जाते हैं। जो भी हम लोग मूव कर रहे होते हैं थीटा थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाते हैं, तो कैसे ले जाते हैं, वेरी स्लोली, ठीक, बहुत स्लोली स्लोली। तो सपोज कर लो कि इनिशियली डी थीटा हम ले गए, राइट, देखो सपोज कर लो, सपोज इनिशियली इसको डी थीटा ले गए, मतलब कि ये जो हॉरिजेंटल से, ठीक, ये हॉरिजेंटल से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से सपोज कर लो कि डी थीटा एंगल बनाया, राइट, डी थीटा मतलब थीटा 1 थीटा 2 के बीच में कहीं यहाँ पे ले गए, ठीक है, डी थीटा, ठीक, डी थीटा, ठीक है, मतलब ठीक कहीं बीच में लेगा, ठीक है, कहीं भी लेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से जो डाइपोल बनाया वो डी थीटा बनाया। तो इस डी थीटा की वजह से यानी और डी थीटा, राइट, कितना वर्क डन होगा, टर्क, बोलो, देखो टर्क यहाँ पे क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट होता था, देखो तो अगर वर्क डन लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लिखते थे, कैसे लिखते थे, एफ डॉट डी एस, ध्यान रखो, प्रूफ करवाए हैं इस चीज का, डी थीटा से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते थे डी आर से, और यहाँ भी डी आर से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक, तो ये डी थीटा बन जाता था, ठीक है। अच्छा, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा, तो देखो डॉट प्रोडक्ट मतलब कि एंगल बिटवीन, देखो एंगल बिटवीन टॉर्क वेक्टर एंड डेल्टा थीटा वेक्टर। तो इसमें अगर हम डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, डेल्टा थीटा का डायरेक्शन की बात की जाए तो किधर होगा, देखो ऐसे घुमा रहे हैं, याद है तुम लोग को राइट हैंड थंब रूल, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ई पर पाम रखो, पी की तरफ घुमाओ, ऊपर की तरफ आया ना, तो ये डी थीटा का डायरेक्शन हो गया अपवर्ड, और टर्क वेक्टर का डायरेक्शन देखो, ये टर्क वेक्टर होगा पी क्रॉस ई, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच अगर हम एंगल फाई लिखते हैं तो कितना डिग्री आ गया, समझ में आया, ध्यान से समझो, डेल्टा थीटा हम बताए थे, लिखवाए होंगे कि डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल चेंज होता है, डेल्टा थीटा तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यही लार्ज चेंज ले लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में हम क्लियर बताए होंगे, ठीक। तो देखो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया दोनों, तो इन दोनों के बीच का एंगल देखो, तो डेल्टा थीटा का डायरेक्शन अपवर्ड, क्योंकि हम लोग ई पे पाम रखेंगे, पी की तरफ मूव करेंगे तो पेपर के बाहर की तरफ आएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन पी पे रख के देखो, पी क्रॉस ई करो तो अंदर की तरफ आएगा, तो फाई एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। अब देखो, अब छोटा सा वर्क डन लिखो, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा 180, देखो ये चीज समझ में आया ना कि अब डॉट हटा दिए तो यहाँ पे क्या लगा दिए, कॉस 180, तो यहाँ से क्या बन गया, माइनस टॉ डी थीटा, और एज टॉ बराबर पी साइन थीटा, यही होता है, ठीक। सो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा। अब रही बात लिमिट का, लिमिट कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, 1 से लेके 2 तक, रेफरेंस क्या लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, यानी थीटा 1 से थीटा 2, यानी थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, राइट। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन, यहाँ से माइनस पी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा, बट साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये तुम्हारा हो जाएगा
ये तुम्हारा हो जाएगा, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो डी डब्ल्यू। ठीक, कितना आ गया, पीई कॉस थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, राइट, यही होगा, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस पीई कॉस थीटा इनिशियल। तो ये तुम्हारा वर्क डन आ गया, वर्क डन। ठीक, यानी वर्क डन कितना हो गया, ध्यान से देखो, पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस पी कॉस थीटा इनिशियल। बट ये कौन सा है, ये वर्क डन किसके द्वारा किया, हम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। हाँ भाई, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का होगा, ये माइनस डेल्टा यू होता है, राइट। हम लोग क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, माइनस डेल्टा यू, यानी डेल माइनस, इसको क्या लिख दें, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख दें, राइट। इसको क्या लिख देंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, देखो, u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल टू p cos थीटा फाइनल माइनस p sin थीटा, सॉरी cos थीटा इनिशियल। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, क्योंकि और हम लोग को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का, तो क्या एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन वहां करते थे सेम कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे u इनिशियल माइनस u फाइनल लिखेंगे। ठीक, अब देखो, अब हम लोग एज्यूम करते हैं, जिस तरह हम लोग चार्ज वाला में इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 मानते थे, वैसे ही यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हम लोग पोटेंशियल को क्या मानेंगे, 0। ठीक है, यानी कि एज्यूम हाँ करते हैं एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चलो, हम लोग एज्यूम क्या करते थे, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री u90, यानी u90 इक्वल टू 0। यानी बेसिकली u90 कहने का मतलब क्या होगा, कि जब फाइनल फाइनल 90 डिग्री हो जाए, राइट। इसका मतलब क्या लिखें कि फाइनल, दिस इंप्लाई u फाइनल क्या हो जाएगा, 0। तो पुट कर दो, पुट इन, पुट इस सबको पुट कर देंगे तो क्या आ गया, u इनिशियल माइनस u फाइनल, तुम्हारा 0 हो गया, इक्वल टू pe cos थीटा 2 यानी cos 90 माइनस pe cos थीटा इनिशियल। तो देखो ये भी 0 हो गया, तो u इनिशियल इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पे cos थीटा इनिशियल, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, एट एंगल थीटा। और यह तब होता है, यह तब होगा जब हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल क्या मानेंगे, एनर्जी 0 लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग को कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, हाँ, ओरिजिनल इक्वेशन। और ये तब यूज करेंगे जब हम रेफरेंस कहाँ ले लेंगे, 90 डिग्री पे। ये है मेरा रेफरेंस लेवल, रेफरेंस, राइट। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। क्या इसको देखो, cos थीटा लिखा हुआ है, वेयर थीटा इज द, देखो इसको और थोड़ा, चलो कैलकुलेट करते हैं। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बिटवीन p वेक्टर एंड d वेक्टर है ना। इसको हम लोग क्या, cos थीटा को हटा के u लिख दे माइनस p वेक्टर डॉट d वेक्टर लिख दे। क्या किसी को डाउट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, p डॉट e हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
प्रूफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्रूफ यही करेंगे और ये सारा चीज मेंशन करेंगे प्रूफ में कि डिफरेंस कहाँ लिए हैं, ठीक। अदरवाइज इंपॉर्टेंट ये यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल टाइम, ठीक है, हो गया। हो गया, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ध्यान देखो, जब भी हम लोग रोटेशनल यानी रोटेशनल टॉर्क वर्क की बात करते हैं, राइट, तो वहां पे हम लोग दो चीज निकालते थे, एक तो टाइम पीरियड, दूसरा यानी अल्फा और ओमेगा। याद करो जब भी रोटेशनल वाली बात आता था तो आइदर हम लोग अल्फा कैलकुलेट करते थे या तो ओमेगा कैलकुलेट करते थे, राइट, करते हैं ना। अल्फा के लिए हम लोग क्या निकालते थे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और ओमेगा ओमेगा के लिए याद करो क्या यूज करते थे, एनर्जी कंजर्वेशन को, एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाएंगे जब फील्ड का नेचर कैसा हो, कंजर्वेटिव हो। ये सब देखो एकदम, ये सब छोटा छोटा लॉजिकल चीज है, ये सब याद रहेगा तो एकदम क्वेश्चन खुद बनेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। क्वेश्चन ये है कि एक डाइपोल को इस बार यूनिफॉर्म में, हो गया, चलो क्वेश्चन ये है कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। ये कैसा है, ये यूनिफॉर्म, ठीक। डाइपोल को क्या करते हैं हम लोग, 53 डिग्री पर ले जाके, ध्यान से देखो 53 डिग्री पर ले जाके, ठीक, यानी यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितना 53 डिग्री पर ले जाके इसको रिलीज कर देते हैं। डाइपोल के बारे में इंफॉर्मेशन है, P बराबर QL, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ inertia of dipole about COM I दे रखा है, ठीक है। निकालना क्या है, ओमेगा, ठीक है। जब जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक है। फाइंड ओमेगा एट मीन पोजीशन, ओमेगा एट मीन पोजीशन पे निकालना है तो पोजीशन होगा 0 डिग्री, जैसे यहाँ से छोड़ेंगे इधर आएगा तो 0 डिग्री का मीन पोजीशन, इतना मीन पोजीशन हो गया। इसका मतलब मीन पोजीशन पे तो ओमेगा होगा, राइट, यही ओमेगा कैलकुलेट करना है, ठीक है, हो जाएगा। ट्राई करो फटाफट। हिंट भी दे दिए कि ओमेगा निकालने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट लगाते थे, अल्फा निकालने के लिए क्या कंसेप्ट लगाते थे, राइट। आया किसी का, क्या लगाएंगे, अप्लाई, राइट, क्यों एनर्जी कंजर्वेशन होगा, बिकॉज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फील्ड। अब एनर्जी कंजर्वेशन हो गया तो कैसे लगाते थे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, यही तो करते थे,
और भी कोई रूल था क्या एनर्जी कंजर्वेशन का? एक वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम से यही आया था, राइट? कंजर्वेटिव फील्ड के लिए के इनिशियली यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, मतलब क्या जीरो होगा, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस पॉइंट की बात कर रहा था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो थीटा कितना डिग्री है, -50 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, -PE cos इक्वल टू के फाइनल। देखो जब फाइनली क्या 0 डिग्री पे आ जाए, यहाँ पे आएगा, तो इस डायपोल के पास कुछ ओमेगा आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ओमेगा की वजह से ही तो इधर भागने लगता है, तभी तो फिर ऑक्सीलेट करेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ रोटेशनल किनेटिक एनर्जी होगा, वो होता कितना है, राइट। उसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोजीशन मीन पोजीशन पे पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, -PE cos 0 डिग्री। इसको सॉल्व करो और ओमेगा का वैल्यू निकालो। आई थिंक इट्स कम्स टू बी 4PE by 5 पाई, आई थिंक, राइट। देखो ट्राई करो ओमेगा का वैल्यू, यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। अगर यूनिट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। हो गया। चलो देखो एकदम, जब भी ओमेगा पीछे, देखो ये हिंट दे दिए कि जब भी टर्म कैलकुलेशन है, अल्फा के कैलकुलेशन है, तो आई अल्फा वाला कंसेप्ट लगाना है, ओमेगा कैलकुलेशन है तो हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचना है, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को डाउट, डाइपोल का जो हम लोग आउटलाइन किए थे, आई थिंक सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी भी सेक्शन में, नो डाउट। चलो तो इस तरह हम लोगों का इलेक्ट्रो वन कंप्लीट। बोलो। हाँ हाँ, के फाइनल में क्यों ऐसा लगा है, क्योंकि देखो ये क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा कि नहीं, और जैसे ही रिलीज करेंगे ये इधर भागेगा तो क्या इसको क्रॉस भी करेगा। अब क्रॉस क्यों होगा, कुछ स्पीड होगा तभी तो क्रॉस करेगा, और स्पीड कौन सा होगा, लीनियर की एंगुलर, एंगुलर होगा। इसलिए हम लोग यह जो किनेटिक एनर्जी लिखे हैं कौन सा है, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। समझ में आया। चलो तो इस तरह हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट 1 का एंडिंग हो गया। एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं होता है, राइट। हमेशा पोटेंशियल के लिए एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। क्या, क्यों रेफरेंस लेते हैं हम लोग, रेफरेंस मानते हैं, तुलना, देखो पोटेंशियल जो टर्म है ना, रिलेटिव टर्म है, ठीक है, पहले एक रिलेटिव टर्म है, और रिलेटिव कोई भी चीज खुद से अकेले डिफाइन नहीं होगा, किसी से कंपैरिजन करना होता है, तो इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं किसी चीज को, राइट। इसलिए हम लोग डिफरेंस लेते हैं, एज्यूम करते हैं। डिफरेंस का क्या मतलब, वहां पे मान लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल किसी का, देखो सपोज पहला एक एग्जांपल देते हैं, बोलेंगे कि तुम बहुत टैलेंटेड है, तो क्या तुमको हम अकेले बोले, किसी से तुलना करके बोले, कंपेयर करके बोले, कंपेरिजन किए, यानी किसी को तो हम रेफरेंस माने कि नहीं, तुम उस सब बच्चों के रिस्पेक्ट में तुम टैलेंटेड हो, यानी कि आई हैव टू अज्यूम सम रेफरेंस एनीवेयर है, राइट। उसी तरह पोटेंशियल भी टर्म है, अकेले कभी नहीं डिफाइन होगा, ठीक, किसी के तुलना में ही डिफाइन होगा, कंपैरेटिवली डिफाइन होगा, ठीक है। हाँ बोलो। हम्म, नहीं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दो चार्ज बॉडी के बीच पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट, देखो पोटेंशियल सेम होने का मतलब एक, चलो एक साधारण भाषा में बात करते हैं, चलो आम तौर की भाषा में बात करते हैं, ठीक है। एक मैन है, ठीक है, चलो एक हंसता हुआ मैन, थोड़ा सा समझो, ये मैन वन, ठीक, इसके पास 50K रुपीज है। एक और मैन है, पोटेंशियल कहने का क्या मतलब हुआ, एनर्जी ज्यादा होना, राइट। ये मैन एक और है, ये मैन टू, इसके पास 30K रुपीज है, राइट, के मतलब 1000, ठीक। अब देखो तुम, अब पहली बात बताओ एनर्जी किसके पास ज्यादा है, देखो समझो, हम यहाँ पे एनर्जी क्या बताए थे, एनर्जी का मतलब होता है मनी, यही बताए थे ना,
इसके पास एनर्जी ज्यादा है किसके तुलना में, इसके तुलना में, राइट। अब देखो कोई एक आदमी आएगा, ठीक है, वो कंडीशन ये है कि इस आदमी को दोनों से लेना है, मतलब कि जिसके पास, अब बताओ इसको ये किधर मूव करना चाहेगा, 50K वाला के पास। ऐसा क्यों, मूवमेंट किधर हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, यानी पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। हाँ, हायर पोटेंशियल, क्योंकि इसके पास जाएगा तो हो सकता है इसको 50K मिल जाए, यानी ये रिच हो सकता है, राइट। यानी पॉसिबिलिटी है कि ये जब भी मूव करेगा तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, यानी ज्यादा एनर्जी होगा, उसी की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक। दूसरा कंडीशन लेते हैं कि इसके पास भी 50K है और इसके पास भी 50K है, केस 2 ले लो कि अब इसके पास भी 50K है, तो ये क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ना इधर मूव कर पाएगा ना इधर मूव करेगा, ठीक। क्या क्या सोचेगा, पता नहीं इसके पास भी 50 है, इसके पास 50 है, पता नहीं ये देगा कि नहीं, कि ये देगा कि नहीं, राइट। कंफ्यूजन में हो जाएगा, यानी नो मूवमेंट होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर शो करता है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर होता है, राइट। अपोजिट भागता है, यानी पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, हम लोग एज्यूम करते हैं पॉजिटिव फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं, राइट। जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा ऐसा ही बिहेव करता है कि नहीं, जिधर ज्यादा पोटेंशियल होगा, एनर्जी होगा, हम उधर ही जाएंगे, और निगेटिव वाला जिधर कम पोटेंशियल होगा उधर ही दौड़ेगा। कुछ ऐसा ही सेम सिचुएशन आता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करता। करंट इज द कंसीक्वेंस ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो का कंसीक्वेंस होता है करंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में, एक एक चीज पूरा जो मटेरियल्स का होता है उसके पूरे अंदर का कॉन्फ़िगरेशन तक पढ़ेंगे, किस तरह करंट फ्लो करता है, राइट। यहाँ तक। और हाँ, इलेक्ट्रो वन में एनी डाउट, क्या। हाँ, गॉस जितना भी थ्योरम है, यानी थ्योरम नहीं, अब हम लोग जो पढ़ेंगे एप्लीकेशन पोर्शन पढ़ेंगे, राइट। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन में जितना भी थ्योरम्स आ जाएगा, ठीक है, तो सारा चीज एप्लीकेशन ये करेंगे। चलो स्टार्ट करें। हाँ, इलेक्ट्रो 2 स्टार्ट करें। चलो इलेक्ट्रो 2, देखो इलेक्ट्रो 2 में हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एरिया के फैक्टर में, ठीक है, डिस्कशन ऑन एरिया, ठीक है, डिस्कशन ऑन एरिया। एरिया, एरिया क्या है, कैसा क्वांटिटी है, पहले ये बताओ। व्हाट अबाउट एरिया, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। जब भी फिजिक्स वाला कोई भी पूछे तो हमेशा बताना है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। यानी वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका मतलब कि इस मस्ट हैव सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी बना, ठीक है। अब देखो एरिया, ठीक, देखो कितने तरह का होता है, यानी वेक्टर दो तरह का, एक को बोलते हैं ओपन सरफेस एरिया, राइट। चलो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि ये सारा चीज तुम लोग को डिटेल में बताया भी है, राइट। फिर भी रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ पर नोट्स में होना जरूरी है, कोई छूट गया किसी का, ठीक। क्लोज सरफेस एरिया, ओपन सरफेस एरिया कहने का मतलब जिसका सरफेस ओपन हो, ठीक है, जिसका सरफेस क्या हो, ओपन हो, जैसे ये स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, डिस्क, ये सब कैसा हो गया, इस सब का क्या सरफेस दिख रहा होता है, देखो इसका सरफेस ये दिख रहा है, ये क्या क्लोज्ड है कि ओपन है, ठीक। ये स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, क्लोज करने का मतलब क्या हो गया, जो क्लोज्ड है, क्लोज फिगर, जैसे ले लो स्फीयर, ले लो क्यूब, ले लो, ठीक, ये क्यूब ले लो, क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, देखो इसमें क्या है, ओपन सरफेस से एरिया सारा क्लोज्ड है, यानी सारा देखो क्लोज सरफेस है, ठीक। ये क्यूब ले लो, स्फीयर ले लो, राइट, स्फीयर ले लो, स्फीयर,
तो ये सारा चीज एग्जांपल किसका होगा, क्लोज सरफेस का एरिया। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड तो सबको निकालने आता है, तो व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, पहले ओपन सरफेस एरिया फिर देन क्लोज सरफेस एरिया, राइट, कि इसका कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्टार्ट आपके आगे चले। ठीक, चलो ओपन सरफेस एरिया एक बार, ओपन एरिया, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हो गया, एक हम एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर का। ठीक है, देखो ये कॉपी का पेज है, राइट, देखो ये कॉपी का, ठीक, ये बुक का ले लो, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर, तो देखो अगर स्क्वायर ऑफ साइड ए, तो अगर हम एरिया की बात करें, एरिया का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक, यही होगा ना, ये तो तुम्हारा क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखो डायरेक्शन दो दो पॉसिबल है। देखो जो ओपन सरफेस एरिया में लेते हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, या तो ऊपर ले लेंगे या तो नीचे ले लेंगे। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, या तो ये वाला। ठीक है, अब देखो दो डायरेक्शन एट ए टाइम, दो डायरेक्शन, इसका मतलब कुछ तो गलत है, किसी एक को ही मानना पड़ेगा, या तो ये मानो या तो ये मानो। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक बार में किसी एक डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, थ्रू आउट द क्वेश्चन उसी डायरेक्शन को मानते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर ओपन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, क्या करते हैं, डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, बट एक बार जो मान लेते हैं उसको क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या, देखो assume any one direction as area vector and restrict to it for whole question, not for whole life, right, not for whole life, समझो इस बात को, मतलब एक बार जो मान लिया उस पूरे उसको पूरे क्वेश्चन में क्या होना है, रिस्ट्रिक्ट हो जाना है, पूरे क्वेश्चन के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं, किसके लिए, पूरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मतलब एक बार इसको जो एज्यूम कर लिए कि हम यही मानेंगे, हम यही मानेंगे, इसका मतलब इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे, राइट, समझ में आ गया। हो गया, आगे चले, ठीक चलते हैं। ठीक है, देखो ये एक सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस आर, और किस प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में है, इन एक्स जेड प्लेन, फाइंड ए वेक्टर, ए वेक्टर कहने का मतलब एरिया वेक्टर। देखो क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, वो कौन सा प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, फाइंड ए वेक्टर।
पाई आर स्क्वायर जे कैप, राइट। दो डायरेक्शन पॉसिबल है ना, तुम लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? हम यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे तो हाँ दोनों पॉसिबिलिटी बताना है, या तो ऐसे हो जाएगा या तो नीचे की तरफ हो जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताना है ना। बट जब न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे तो किसी एक को, ये जे कैप हो गया, ये माइनस जे कैप, तो जो एरिया वेक्टर होगा एक हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जे कैप, मतलब एक हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप। दोनों सही है अपने जगह, दोनों सही है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में किसी एक को ही मानेंगे, मान लो कोई इसको मान लिया पॉजिटिव तो हमेशा इसी को मान के चलेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे। तुम लोगों को एक्सिस चूज करना सिखाया है ना, कैसे कौन सा सही एक्सिस है कौन सा गलत एक्सिस है, ये चीज सिखा दी है, ठीक है। ठीक, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ से ये 37 डिग्री पे है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर, फाइंड एरिया वेक्टर, फाइंड एरिया वेक्टर। देखो एक्चुअल में वास्तव में स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, देखो किसी चीज रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो ये मेरा एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, कुछ भी, ठीक है। ये मान लो ए बी सी डी, ठीक। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया डायरेक्ट एक फैक्टर जो होगा, ध्यान से देखो वो, देखो ध्यान याद करो कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में पढ़े थे, एरिया पैरेललोग्राम जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एरिया देता है, राइट। हाँ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को रिफरेंस मानते हुए एक ये वेक्टर मान लेंगे ए बी वेक्टर, और उसी सेम से ए डी वेक्टर, मतलब क्या होना चाहिए, दोनों को इनिशियल होना चाहिए, एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ठीक है। हेलो, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, 5 मिनट। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ठीक है, ठीक। तो ये दे देगा एरिया वेक्टर, राइट। तो सिमिलरली, हाँ आई थिंक करेक्ट, 15 आई कैप प्लस, हाँ एरिया वेक्टर आई थिंक तुम्हारा आंसर सही है, थोड़ा सा मिस, करेक्ट, दैट इज फॉर 15 आई कैप माइनस 20 के कैप आना चाहिए, या 20 के कैप माइनस 50 आई कैप, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, ट्राई करना है, इसको खुद से ट्राई करना है, ठीक, प्रैक्टिस, ट्राई योरसेल्फ, फिर हम बताएंगे इसको, ट्राई योरसेल्फ, राइट, क्योंकि ये सारा चीज एक बार हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलो इतना प्रैक्टिस करो, फिर हम नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट काम है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहीं से कंसेप्ट आता है गॉस लॉ का, गॉस थ्योरम। फिर हम लोग यहाँ गॉस लॉ एक्चुअल में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का एक शॉर्ट तरीका बताएगा, ठीक है।
तो जो फ्लक्स आने के लिए जरूरी है एरिया वेक्टर, ठीक है, फ्लक्स के लिए जरूरी है एरिया वेक्टर। तो रिवाइज एरिया वेक्टर कंप्लीटली रिवाइज, ठीक है। चलो आज इतना छोड़ देते हैं, तुम लोग रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।